एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। देखो फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में कितनी होती हैं आपके पास? देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नंबर 1 इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वन इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये आपको पता भी है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या कहता है? द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन between any two objects because of their masses is called gravitational force। तो जो फोर्स है म्यूचुअल अट्रैक्शन वाली, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन वाली फोर्स है। मतलब जैसे ये अर्थ है और यहाँ पर ये इसके ऑर्बिट में यहाँ पर ये मून है, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी कौन सी फोर्स लगी हुई है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये कैसी फोर्स होती है? म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स होती है। मतलब अर्थ भी मून को अट्रैक्ट करेगी और मून भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वो एक अलग बात है कि मून इसके ऊपर नहीं आ रहा और ना ही अर्थ इसके ऊपर आ रही, लेकिन हाँ अट्रैक्शन जरूर इनमें है, ठीक है। और मास जो होता है मून का कम होता है और अर्थ का ज़्यादा होता है। देखो अगर आपको ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है? Gm1m2 अपॉन में r²। r क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। m1 क्या है? मास ऑफ अर्थ समझ लो, m2 मास ऑफ मून समझ लो, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया इनके बीच में ये वाला r, पता है ये आपको, ठीक है। और g क्या होता है हमारे पास? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो मास जो अर्थ का है वो ज़्यादा है और मून का जो है वो कम है, लेकिन जो फोर्स है वो म्यूचुअल अट्रैक्टिव है। मतलब अर्थ भी मून को अट्रैक्ट करेगी और मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। अब मून जो है अर्थ पर नहीं गिरता, ना ही अर्थ मून पर गिरती है, लेकिन हाँ हमें पता है मून इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। तो चक्कर क्यों लगाता है वो? क्योंकि मून का जो मास है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, लेकिन हाँ डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि इसके ऊपर भी नहीं आके गिरता ये, ठीक है। अब जैसे आप अपने से कंपेयर करो, हम अर्थ पर हैं, अर्थ में और आप में कौन सी फोर्स लगी हुई है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगी हुई है। लेकिन आप जैसे एक बॉल का एग्जांपल लो, बॉल को आपने ऊपर फेंका, वो फिर से क्या होगी? अर्थ के ऊपर ही आएगी। तो वो क्यों आ रही है ऊपर? है इनमें भी म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स ही, बॉल भी अट्रैक्ट करेगी अर्थ को और अर्थ भी बॉल को, लेकिन बॉल अगर अर्थ पे गिरेगी क्यों? क्योंकि मास कम है। दूसरा, चक्कर तो नहीं लगाने शुरू कर दिए अर्थ पर जैसे मून लगा रहा है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, जबकि मून में जो डिस्टेंस था वो कैसा था आपके पास? बहुत ही ज़्यादा था। और देख लो ये इन्वर्सली है, ज़्यादा डिस्टेंस तो फोर्स कम रहेगी, इतनी फोर्स भी नहीं रहेगी कि ये मून को अपनी तरफ गिरा लेगी। समझ रहे हो बात को इतनी, ठीक है। लेकिन हाँ कोई बॉल, हम अर्थ पे ही खड़े हैं और बॉल को हम फेंक रहे हैं ऊपर, वो नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है वो कम है, कम डिस्टेंस की वजह से फोर्स बहुत ज़्यादा लग रही है, समझ रहे हो। लेकिन होगी उसमें भी कैसी? म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स ही होगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आएगा वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ लो, इसमें क्लियर है। तो ये कहानी समझ में आ गई। द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर मासेज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मासेज की वजह से जो फोर्स लग रही है इनमें उसे बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर। सेकंड पे आते हैं, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सी फोर्स होती है? द फोर्स एसोसिएटेड विद द चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। चार्ज पार्टिकल्स कैसे हो गए आपके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब, ठीक है। दिस फोर्स वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड फॉर चार्जेज एट रेस्ट। सबसे पहले ये जो फोर्स डिस्कवर्ड की गई थी कैसे? जब चार्जेस को स्टडी किया गया था रेस्ट पर, वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। दैट इज़ फॉर लाइक चार्जेस फोर्स इज रिपल्सिव। लाइक चार्जेस कैसे होते हैं? प्लस प्लस वाले या माइनस माइनस वाले, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसी होंगी आपके पास? रिपल्सिव होंगी। और अनलाइक चार्जेस में जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या होंगी आपके पास? अट्रैक्टिव होंगी। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। द फोर्स इज रिपल्सिव एंड फॉर अनलाइक चार्जेस फोर्स इज अट्रैक्टिव। लाइक चार्जेस के लिए फोर्स कैसी है? रिपल्सिव। और अनलाइक चार्जेस के लिए फोर्स कैसी है? अट्रैक्टिव है। क्या इतनी बात क्लियर हुई है या नहीं? और जो स्टडी रेस्ट पे हुई, ठीक है, ये तो ये कहानी पता चल गई हमें रिपल्सिव अट्रैक्टिव वाली। और फिर उसके बाद जब चार्जेस मोशन में आ गए, जब हमने स्टडी करना शुरू किया मोशन में, तो क्या हुआ? मोशन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है करंट आएगा, और करंट आ रहा है तो वहाँ पर फिर कौन सी फोर्स आ जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाती है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यानी कि जब मोशन में जाते हैं चार्जेस तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आती है। लेकिन सबसे पहले ये डिस्कवरी जो हुई थी वो किस पे हुई थी? रेस्ट पर स्टडी हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद वो मोशन में कहानी चली गई थी, ठीक है। थर्ड पर आते हैं, देखो थर्ड क्या है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगती है? न्यूक्लियस में लगती है। देखो न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं हम इनको? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो यहीं पर ही लगती है। लगती कैसे है? देखो जैसे यहाँ हमने कहा प्रोटॉन 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 पड़े हुए हैं मान लो, ठीक है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करेगा? रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल। तो ऐसे अगर यहाँ पर रिपल्शन हो गई तो ये तो न्यूक्लियस कोलैप्स हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। इनको कौन बाउंड करके रखता है? प्रोटॉन्स को। यहाँ ये रिपेल ना करें एक दूसरे को, तो कौन बाउंड करके रखता है इनको? वो कौन सी फोर्स होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियस का आपको पता ही है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो ये वेरी शॉर्ट रेंज में आती हैं जो फोर्सेज होती हैं, क्लियर है।
तो न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज कुड रिपेल ईच अदर, रिपेल करेगा पॉजिटिव वाला ही, ठीक है, एंड कोलैप्स द न्यू, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल कंपेयरिंग टू द इलेक्ट्रिक फोर्स टू ओवरकम द रिपल्शन ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब क्या कह रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेग्लिजिबल है अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स से कंपेयर करें, तो उनकी रिपल्शंस को ख़त्म नहीं कर सकती, ठीक है। तो लिखा हुआ है ना, टू ओवरकम द रिपल्शन ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ क्या है, नेग्लिजिबल है कि ओवरकम करे रिपल्शन ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। बट डज अ न्यू फोर्स केम इनटू द एग्जिस्टेंस नॉन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसलिए जो न्यू फोर्स जो वहाँ पर आई है वो कौन सी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि इनको बाउंड करके रखती है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ वन क्या है हमारे पास, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या है, देखो, दिस फोर्स अपीयर्स ओनली बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व इन न्यूक्लियर प्रोसेसेस ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में जैसे बीटा डीके होता है न्यूक्लियस का, ठीक है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और एक अनचार्ज पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो, वो एमिट होता है। तो ये जो फोर्स है ये किनके बीच में लग रही है आपकी, इलेक्ट्रॉन्स और ये न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या होता है, एक अनचार्ज पार्टिकल होता है, इसका मास भी जो होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। क्लियर। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, देखो यहाँ तक हमने पढ़ा था, प्रोसेसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी लाइक बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस। इन बीटा डीके क्या होता है, द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो के बारे में आपको पता होना चाहिए, अनचार्ज होता है और साथ ही इसका मास भी जो होता है वो नेग्लिजिबल ही होता है, ठीक है। तो ये जो भी अभी हमने 4 फोर्सेस पढ़ी हैं इनका कंपैरिजन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पिक्चर आपको। देखो लिखा हुआ है कंपैरिजन बिटवीन द 4 फंडामेंटल फोर्सेस। तो यहाँ पर हमने नेम ऑफ फोर्सेस लिख दी हैं, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ लिख दी है, इनकी रेंज लिख दिया यहाँ पर, और ऑपरेट 7 किनके बीच में ऑपरेट्स होता है उसके बारे में लिख। तो देखो सबसे पहले अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ हमने 1 दे दिया एक रेफरेंस पॉइंट के लिए, ठीक है, ताकि औरों को कंपेयर कर सकें इसके कंपेरिजन में, ठीक। और रेंज इसकी कैसी होती है, इन्फानाइट होती है, और कहाँ पर लगती है ये, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। जैसे आपको पता है ये सन है और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो क्या है, प्लैनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी सब क्या है आपके पास, ग्रेविटेशनल फोर्स लगी हुई है, ठीक है। और सन का मास सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सन के चारों तरफ सब चक्कर काट होते हैं, क्योंकि सन के कंपैरिजन में और सब प्लैनेट्स का मास क्या है, कम है। क्लियर। उसके बाद देखो क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स कितनी रिलेटिव स्ट्रेंथ लिखी है हमने यहाँ पर, 10 की पावर 25। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से ये कितनी ज़्यादा है, 10 की पावर 25। समझ रहे हो कितनी ज़्यादा है, देख लो आप। और वेरी शॉर्ट होती है, ये कहाँ पर लगती है, इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो, ये आपको बताया था बीटा डीके में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखो ये कितनी है, 10 की पावर 36। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स से कंपेयर करें तो 10 की पावर 36 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, 10 की पावर 36 टाइम्स ज़्यादा, किससे, ग्रेविटेशनल से। और इसकी रेंज भी कैसी है, इन्फानाइट है, और ये कहाँ पर लगती है, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो ये देखो कितनी है, 10 की पावर 38 टाइम्स देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और वेरी शॉर्ट रेंज होती है ये, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही लगती है, और किन के बीच में लग रही है ये आपके पास, न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आ रही है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी होती है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, जो कि न्यूक्लियस में लगती है, ठीक है। और शॉर्ट रेंज होती है क्योंकि बहुत ही छोटा होता है न्यूक्लियस, जिसके अगर हम साइज़ की बात करें तो 10 की पावर -15 मीटर इतना पार्ट होता है। देख लो अब कितना कम है ये, ठीक है ना, -15 है। समझ में आ रही है कहानी, ठीक है। तो ये था आपके पास फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो सिंपल सी ही बातें थी, ठीक है, बस आपको जस्ट ओवरव्यू पता होना चाहिए इन फोर्सेज का कि ये हैं क्या। क्लियर। ओके जी, थैंक यू।